नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस समय जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, इसमें जो मुद्दे विपक्ष ने चाहे थे, जिस पे चर्चा करने की बात हुई थी, उन सभी मुद्दों पर चर्चा विस्तृत रूप से हो रही है और एक एक चीज़ की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से दी गई। लेकिन इस देश का विपक्ष और खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, आपने शुरू से देखा है और खास करके जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है 2014 से लेकर के, तब से लगातार राहुल गांधी कुछ न कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर लोगों तक पहुंचते हैं जो विश्वास करने लायक ही नहीं हो, और यही आज तक चला आ रहा है। और ये स्पष्ट रूप से विपक्ष की हताशा, निराशा को स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी स्पष्ट रूप से सदन में जवाब दे दिया। इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस प्रकार पाकिस्तान के कहने पर डीजीएमओ लेवल की वार्ता होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया। लेकिन आज जब सदन में चर्चा हो रही है और इस पे अलग अलग मंत्रालय के जितने भी संबंधित मंत्री हैं, वो सभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। उनके बारे में एक जो जबरदस्त बात यह है कि आपने देखा होगा, कभी भी संसद का कार्यकाल जब चलता है तो वो पूरे दिन बंदा बैठ नहीं सकता संसद के अंदर। जब उसकी बारी होती है, जब वो बोलने का उसको समय मिलता है, वो अपनी बात तो बोलता है, उसके बाद वो संसद से गायब हो जाता है। और पिछले कुछ समय से, मैंने पहले भी बताया, पिछले कुछ समय से जिस प्रकार की राहुल गांधी की भाषा रही है, वो किसी नेता को शोभा नहीं देती। और कांग्रेस का चरित्र आज तो पूरी तरह से इसलिए उजागर हो गया क्योंकि मालेगांव केस का जो मामला सामने आया है, उसमें जो 7 लोग को दोषी करार दिया गया था, वो लोग तो बरी हुए ही हुए। किस प्रकार से उसमें कांग्रेस ने जबरदस्ती, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात हो, चाहे मोहन भागवत की बात हो, इन लोगों को फंसाने की साजिश की गई थी। इसके भी नित्य प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं, जो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरे दिन होने वाले। क्योंकि 2 दिन में 2 लोग जिस प्रकार से सामने आए, और उसमें खास करके वो व्यक्ति जिसको इस ऑपरेशन का इंचार्ज दिया गया था, उस एटीएस के नेतृत्व को करने के लिए, उसने सार्वजनिक बयान दिया और उस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाया कि इतने दिनों से चुप क्यों था। क्योंकि ये मामला सब जुडिस था, इसके वजह से वो खुले मंच पर इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। ये बात भी उन्होंने मंच पे आकर स्पष्ट की। और जो कोर्ट के अंदर उनके ऊपर मुकदमे दायर करके जबरदस्ती उनको जेल में रखा गया था, उसमें सारी बातों को खुल करके उन्होंने कोर्ट के सामने रखी हुई। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी मामला जब सब जुडिस होता है, उस पर टिप्पणी नहीं की जाती। अब यहां से जब बार बार अभी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस तंत्र क्या कह रही है कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो सदन में बोल सके कि डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता नहीं कराया। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मजबूरी, जो बार बार उस बात को कह रहा है, लेकिन जब सरकार ने पूरी बातों को स्पष्ट रूप से रख दिया, उसके बावजूद राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, वो भला जो सब कहे उस बात को कैसे मान ले। फिर राहुल गांधी और बाकी लोगों में क्या अंतर रह जाएगा। और अभी जिस प्रकार से चुनाव आयोग को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात करने वाले। और उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा भी हो गई है, चुनने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यही सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है,
उसकी भी पड़ताल करने की कोशिश करेगा। तो जो राहुल गांधी चुनाव आयोग पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले तो सारे विपक्षी जितने थे वो ईवीएम को लेकर सवाल उठाते थे। जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां पर सब कुछ अच्छा होता है, और जहां चुनाव हार जाते हैं वहां पर ये ईवीएम को दोष लगातार पिछले 11 सालों से देते आ रहे हैं। वैसे ही अब चुनाव आयोग के ऊपर भी ना जाने क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, और जो उनकी भाषा शैली है वो तो बिल्कुल ही एक सड़क छाप गुंडे जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के मन में जब से ये देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस ने तो लंबे समय तक शासन किया, और क्या क्या कार्य उन्होंने किया है वो सारी बातें अब धीरे धीरे जैसे जैसे उजागर हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान। अब चुनाव आयोग, आप लोगों को याद होगा राहुल गांधी ने इससे पहले भी महाराष्ट्र को लेकर, कर्नाटका को लेकर, एमपी को लेकर सभी जगह के बारे में बोला कि महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था तो वहाँ 1 करोड़ वोटर बन गए, बढ़ गए थे। 46 लाख से उन्होंने शुरू किया और 46 लाख को बढ़ाते बढ़ाते 1 करोड़ तक पहुँचा दिया। चुनाव आयोग ने जब उनको मेल किया 12 जून को, और उसी दिन उनको पत्र भी लिखा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आ जाइए, आपकी सारी समस्याओं का निदान यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी तो भैया राहुल गांधी है, वो कैसे चले जाएंगे? इनको सिर्फ बोलना है और बोल करके गायब हो जाना, यही इनकी रणनीति है। तो चुनाव अधिकारियों को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, सबसे पहले तो इस पे चुनाव आयोग को ही एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए। नहीं तो लगातार इस तरह के बयानबाजी से उन्हीं की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है और उठेगा। क्योंकि बिहार में एसआईआर जो चुनाव आयोग ने कराया, उस पर आज सारा जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थे उनको ड्राफ्ट दिया गया, उसमें कहीं कोई कमी है उसके बारे में बताया गया। 1 सितंबर तक उसमें कोई भी अगर छूटा हुआ है वो अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं प्रखंड स्तर पे, और वहाँ से उनका नाम जुड़ जाएगा। तो इसमें तो किसी को संशय होना ही नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी एसआईआर का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। वो इसलिए नहीं उठाया जा रहा है कि ये बिहार में हो रहा है, वो इसलिए उठाया जा रहा है कि ये पूरे देश में कराने के लिए चुनाव आयोग ने ऐलान किया। और आज की ही बात है, किस प्रकार से बांग्लादेशी मॉडल बंगाल में पकड़ा गया, उसके आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि उसने 2-2 फ्लैट खरीदे हुए, उसके पास से बांग्लादेश के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए, और एक केस और बंगाल का ही आया। तो आप सोचिए कि जो लोग आधार को जोड़ने की बात कर रहे हैं, बेसिकली विपक्ष को ये लगता है कि जो मर गए कोई बात नहीं, वो भी वोट देंगे, जो 2-2 जगह चले गए कोई बात नहीं, वो भी वोट देंगे, और आधार को ही आप मैंडेटरी कीजिए। और आधार से क्या कुछ लगातार हो रहा है, ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। राहुल गांधी जो चुनाव अधिकारियों को वोटों की चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वे रिटायर ही क्यों नहीं हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना राहुल गांधी के लिए ज़रूरी है कि चुनाव अधिकारी होते कौन। चुनाव जो इस देश में होता है उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके समकक्ष के जो 3-4 लोग हैं उन्हीं का चुनाव होता है। इसके अलावा जो इस देश में चुनाव होता है उसमें डीएम है, एसडीएम है, एसपी है, डीएसपी है, प्रशासन है, और सरकारी संस्था के लोग जो कार्य करने वाले, खास करके शिक्षक, वो लोग इसमें बड़े पैमाने पे शामिल होते हैं। तो क्या राहुल गांधी का कहना है कि ये सारे लोग मिलकर भाजपा को मानने वाले ही सारे लोग हैं जो भाजपा को जिताने के लिए काम करते हैं? जितने भी बीएलओ हैं, जितने भी बीएलए हैं, क्या वो सारे के सारे भाजपा के लिए काम करते हैं? ये भी तो सवाल उठता है ना। उन्होंने क्या कुछ कहा इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग राहुल गांधी को 12 जून 2025 को एक मेल भेजता है, वो नहीं आते।
और उसी दिन एक पत्र भी भेजता है, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं आता। कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग का कोई पत्र नहीं भेजा। ये चुनाव आयोग कह रहा है। और कांग्रेस क्या कर रही है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। और अगर आपने लिखा है तो आपका तो सोशल मीडिया बहुत ही मजबूत है, आप उसको सोशल मीडिया पे डाल दीजिए और सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, क्योंकि वहां पर तो आपके वाले वक्त सीजीआई अभी बैठे हुए हैं, बी आर गवई साहब, और वो तो चाहते हैं कि विपक्ष कोई ऐसा दे, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे चुनाव आयोग के खिलाफ हो या और किसी के खिलाफ हो, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग भी काम करें कुछ। तो फिर क्यों नहीं जा रहे? जाना चाहिए। चुनाव आयोग कहता है, यह बहुत अजीब है कि यह इस तरह के बेतुके आरोप लगा रहे और चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नज़रअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करने को कह रहा है। बोला इस तरह का बयानबाजी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका जो काम है वो आप ईमानदारी से करिए। राहुल गांधी ने एमपी का उदाहरण दिया था कि वहां पर वोटों की चोरी हुई थी, जबकि एमपी का विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया था और जीतू पटवारी जो वहां के अध्यक्ष है कांग्रेस के, इन्होंने कहा था कि आपसी सामंजस्य की कमी की वजह से हम एमपी का चुनाव हार गए। तो हर बात को लेकर जैसा कि इनका आचरण रहा है कि भैया दोष लगाओ, बाकी तो इस देश में चलते ही रहता है, आप उसकी क्रेडिबिलिटी को साबित करते रहिए, यही चल रहा है। उधर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है चुनाव आयोग, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 7 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया है और इसके जो वोटिंग और रिजल्ट हैं वो 9 सितंबर को आ जाएंगे। या इसे दूसरी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि 21 अगस्त को ये तय हो जाएगा कि इस देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। अगर बात करें संसद की मौजूदा स्थिति की, तो लोकसभा में अभी 542 मेंबर हैं, एक सीट खाली है, टोटल 543 है। वहीं राज्यसभा में 240 है, 5 सीट वहाँ भी खाली है, टोटल 245 है। और इन दोनों आंकड़ों को जोड़िएगा तो 782 वोट होता है, जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। और बहुमत के लिए 391 वोट चाहिए। अब अगर एनडीए और इंडिया की मौजूदा स्थिति को देखें तो एनडीए के पक्ष में 422 सांसद हैं और इंडी गठबंधन की तरफ 323। इसमें आम आदमी पार्टी, जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां, जितने भी लोग हैं, ये सारे इसमें मौजूद, 323 के। और एनडीए के जो आंकड़े हैं वो बहुमत से 31 ज़्यादा है। तो इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा इसमें कौन जीतेगा। अब विपक्ष की बात करें तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसमें खड़ा करना है किसी को या नहीं करना है, क्योंकि राहुल गांधी न पूरे संसद सत्र के दौरान मौजूद होते हैं, न कोई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए विपक्ष के साथ मिल करके कि हाँ इसमें खड़ा करना है या नहीं करना है, इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है। तो विपक्ष का भी यही हाल है। उधर पार्लियामेंट के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उपसभापति को एक पत्र लिखते हैं और उसमें सीआईएसएफ जो मौजूद होती है उसको लेकर कहते हैं कि ये सत्र जो चल रहा है, हमारे जो सांसद हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार सीआईएसएफ को संसद के अंदर लेकर आ गई। जबकि ये इतने पुराने नेता हैं, इनको संसद की कार्रवाई कैसे चलती है इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। संसद के नियमानुसार आप कोई भी तख्ती हो, कागज हो, ये लेकर के आप नहीं जा सकते। कोई भी सांसद बेल में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे सांसद बेल में भी जाते हैं तो आप उनको जाने दीजिए। और बेसिकली मोटे तौर पे इसको ये आप समझ सकते हैं कि विपक्ष का ऐसा
नैरेटिव है कि CISF रहे, हमारे सांसद बेल में जाए, इनको उठाकर अगर बाहर फेंका जाए तो एक नया मुद्दा मिल जाएगा। और राहुल गांधी के बारे में तो आप जानते ही है कि वो पर्ची वाले नेता हैं। उनको जो 5-6 NGO से जो पर्चियां आती है उसी पे वो चर्चा करते हैं, और जब एक एजेंडा फेल होता है तो दूसरी पर्ची फिर मिल जाती है कि उसको छोड़ो, इस पे लग जाओ। और लगातार विपक्ष के सांसदों, खास करके कांग्रेस पार्टी की मानसिकता इसी से समझ में आती है कि आप देखिए इनके भाषाओं को, इनके जो बयान है वो पाकिस्तान के अंदर कैसे धड़ल्ले से चलते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की हताशा ये स्पष्ट रूप से दिखाती है कि वो पिछले कई दशकों से चुनाव नहीं जीत पा रही है, आने वाले कई दशकों तक नहीं जीत पाएगी। इसमें कांग्रेस को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और जो लोग इनको किस चीज़ को लेकर सपोर्ट करते हैं, क्या बनाने की कोशिश करते हैं, ये तो भैया सपोर्ट करने वाले जाए। तो खबर यही थी दोस्तों। मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें, उस पर भी लगातार वीडियो जाते हैं। कंटेंट फैक्ट्स अगर आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सारे डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।